आज की हमारी क्लास है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी ITI सेकेंड ईयर क्लास 33। कौन सी है? इलेक्ट्रीशियन थ्योरी ITI सेकेंड ईयर क्लास 32। टारगेट ITI एग्जाम 2023, जो 2023 में हम लोग के एग्जाम होने उसमें अच्छा से अच्छा स्कोर हासिल करें, ये हम सबका लक्ष्य होना चाहिए। हम लोग का टारगेट क्या है? अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करें। आप लोग का लक्ष्य क्या होना चाहिए? अच्छे से अच्छे तरीके से मेहनत करें, स्टडी करें, नोट्स बनाएं और अच्छा स्कोर हासिल करें। इस क्लास से संबंधित PDF ऑनलाइन मार्क टेस्ट यदि आप चाहते हो तो आप www.globalite.org पर जाकर इस सुविधा का लाभ भी आप ले सकते हो। चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पनबिजली स्टेशनों में पेन स्टॉक का क्या कार्य है? जो आपका पेन स्टॉक होता है, जैसे आपका पनबिजली स्टेशन होते हैं, किस प्रकार होते हैं? ये आपका जैसे डैम होता है, यहाँ पे क्या होता है? पानी आपने स्टोर कर लिया, वाटर स्टोर कर लिया, उसके बाद फिर यहाँ पे लगा होता है सर्ज टैंक। सर्ज टैंक क्या करता है? जो आपका पेन स्टॉक होता है उसमें हैमरिंग प्रभाव से बचाता भी है और जो है आपका लोड के समय में कंट्रोलिंग भी प्रदान करता है। उसके बाद क्या होता है? यहाँ पे वाल्व हाउस होता है। यहाँ पे क्या होता है? वाल्व हाउस होता है, वाल्व हाउस। यहाँ पे क्या होता है? वाल्व हाउस। उसके बाद फिर क्या होता है? नीचे यहाँ पे वाल्व हाउस के बाद क्या होता है? वाल्व हाउस के बाद यहाँ पे होता है आपका पेन स्टॉक। यहाँ पे क्या होता है? पेन स्टॉक। उसके बाद फिर जो आप पेन स्टॉक के नीचे क्या होता है? टरबाइन से क्या जुड़ा होता है? आपका अल्टरनेटर। आपकी क्या होती है? टरबाइन। ये आपकी टरबाइन हो गई, ये आपकी टरबाइन हो गई, ये आपकी टरबाइन हो गई। इससे जुड़ा होता है क्या? आपका अल्टरनेटर। इसी को जो है आप जो है यहीं पे आपका पावर हाउस टाइप बना होता है। तो अल्टरनेटर क्या करता है? आपको वैद्युत ऊर्जा प्रदान करता है। अब अल्टरनेटर वैद्युत ऊर्जा कब देगा? जब उसका जो प्राइमरी रोटेट करेगा। प्राइमरी किससे रोटेट करेगा? जब टरबाइन आपकी घूमेगी। जब ये घूमेगी, टरबाइन जब घूमेगी तब आपको अल्टरनेटर भी घूमते हुए दिखेगा। जब अल्टरनेटर घूमेगा तभी आपको वैद्युत ऊर्जा मिलेगी। तो ये तो रहा उसका फंक्शन, मोटा मोटा हमने बताया। लेकिन ये चीज़ आपने देख के जान गया होगा कि बिजली स्टेशन में पेन स्टॉक का क्या कार्य है। अब जो पेन स्टॉक है, पेन स्टॉक क्या कर रहा है? पेन स्टॉक इस समय क्या कर रहा है? जो वाटर है उसको पहुंचाने का काम कर रहा है। किसके पास? टरबाइन के पास। तो यहाँ पे कहीं दिया हुआ होगा टरबाइनों बांध तक पानी पहुंचाता है, टरबाइनों तक पानी पहुंचाता है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? टरबाइन तक पानी पहुंचाने का कार्य करता है। उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टीम पावर स्टेशन में बॉयलर का क्या काम है? बॉयलर का मतलब देखो, बॉयल का मतलब होता है किसी चीज़ को बॉयल करना। जैसे आप लोग घरों में कुछ चीज़ बॉयल करते हो, आपका जैसे वाटर होता है या मिल्क होता है, बॉयल करते हो तो एक ऐसी कंडीशन आती है जैसे वाटर आपका बॉयल होता है, उसके बाद क्या बनने लगता है? वो स्टीम में बनने लगता है। जब बॉयल हो जाता है तो फिर वो स्टीम बनने लगता है। अब हमें उसी स्टीम का तो यूटिलाइज करना है, उसी स्टीम को यूटिलाइज करके हमें अपनी टरबाइन को ऑपरेट करना है। मतलब अब की बार हमें क्या करना है? देखो पूछा है स्टीम पावर प्लांट, तो देखो हम जो स्टीम पावर प्लांट में क्या करते हैं, जो हमारा कार्यकारी कंपोनेंट होता है क्या होता है? स्टीम होती है। स्टीम के द्वारा ही हम अपना जो है प्लांट को ऑपरेट करते हैं, मतलब स्टीम का यूज करते हैं। प्लांट ऑपरेशन के लिए हम किसको यूज करते हैं? स्टीम का यूज करते हैं। अब जैसे स्टीम मिल गई हमें तो स्टीम की मदद से, मतलब भाप की मदद से क्या जलाएंगे हम? स्टीम के कारण, स्टीम की सहायता से क्या करेंगे? हम चलाएंगे टरबाइन। जब टरबाइन चल जाएगी हमारी स्टीम की मदद से, जब टरबाइन चल जाएगी तो फिर टरबाइन के साथ क्या जुड़ा होता है? अल्टरनेटर। यदि टरबाइन का हम जो है ऑपरेट कर लिए, उसके साथ क्या जोड़ देते हैं? अल्टरनेटर जोड़ देते हैं। जब अल्टरनेटर टरबाइन जुड़ गया, अल्टरनेटर टरबाइन रोटेट होने लगी तो हमें वैद्युत ऊर्जा मिलने लगेगी, क्योंकि जो टरबाइन के साथ क्या कपल्ड होता है? टरबाइन के साथ जुड़ा हुआ होता है अल्टरनेटर। टरबाइन के साथ क्या जुड़ा होता है? टरबाइन के साथ जुड़ा होता है आपका अल्टरनेटर। टरबाइन के साथ जुड़ा होता है आपका अल्टरनेटर। टरबाइन के साथ जुड़ा होता है आपका अल्टरनेटर। अब राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? बॉयलर का हीट फीड वाटर, कन्वर्ट वाटर इनटू हीट, लिबरेट द हीट फ्रॉम बर्न फ्यूल। तो इसका क्या हो जाएगा? हीट फीड वाटर, कन्वर्ट वाटर इनटू हीट, पानी को भाप में परिवर्तित करता है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जो आपका वाटर है उसको किस में कन्वर्ट करता है? आपके स्टीम में कन्वर्ट करता है। वाटर जो है उसको क्या कन्वर्ट करता है? बॉयलर बॉयल करके स्टीम में कन्वर्ट करता है। उसके बाद चलें आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दिया किस प्रकार की बिजली संयंत्र का अधिक कुशल है? किस प्रकार का बिजली संयंत्र अधिक कुशल है? विच टाइप ऑफ पावर प्लांट इज मोर इफिशियंट? देखो डीजल की बात करें तो इसमें जो आपको इंस्टॉलेशन करना है तो इसके लिए आपको बहुत योग्य कर्मचारी चाहिए, बहुत योग्य कुशल इंजीनियर चाहिए, बहुत कुशल इंजीनियर चाहिए, कुशल कारीगर चाहिए। कुशल कारीगर या इंजीनियर चाहिए आपको। इंजीनियर, जब कुशल कारीगर या इंजीनियर चाहिए तो आपको जो है उसको कुशल पैसा भी देना पड़ेगा। कुशल का मतलब होता है बहुत अधिक पैसा भी देना पड़ेगा उनको। भाई वो हायर है, अच्छा एजुकेटेड है तो क्या लेंगे? अच्छा पैसा भी लेंगे ना। लेकिन अगर बात की जाए हाइड्रो इलेक्ट्रिक की, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक की सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या है? अगर कम कुशल है, कम कुशल कारीगर या इंजीनियर है, कम कुशल कारीगर इंजीनियर है तो भी चलेगा। तो एक फ़ायदा तो इसका ये हो गया, कम कुशल कारीगर या इंजीनियर है, कारीगर या इंजीनियर तो भी काम चल जाएगा। दूसरी पहली चीज़ ये फ़ायदा हो गई। दूसरी फ़ायदा ये हो गई इसकी लाइफ सबसे ज़्यादा होती है, लाइफ ज़्यादा होती है। तीसरी चीज़ अगर देखी जाए
तो इसकी रनिंग कास्ट इसकी जो रनिंग कास्ट है बहुत कम है सबकी तुलना में। रनिंग कास्ट जो है इसकी कम है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो इन तीनों की तुलना में सबसे अच्छा कौन सा हो जाएगा आपका? हाइड्रो इलेक्ट्रिक आपका सबसे अच्छा हो जाएगा। सबसे अच्छा कौन सा हो जाएगा? हाइड्रो इलेक्ट्रिक। उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर कंट्रोल रॉड इन न्यूक्लियर रिएक्टर। जो आपका न्यूक्लियर रिएक्टर होता है तो उसमें कंट्रोल रॉड के रूप में क्या यूज करते हो? जो आपका न्यूक्लियर रिएक्टर होता है तो आप उसमें क्या करते हो? परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण छड़ किसकी होती है? अब बात की जाए जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है, अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट में देखा जाए तो थोरियम यूरेनियम और प्लूटोनियम ये सब किस में यूज करते हैं? ये सब हम ईंधन के रूप में यूज करते हैं। किसमें? आपके जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं ईंधन के रूप में इनका यूज करते हैं। किसका? ईंधन के रूप में इनका प्रयोग करते हैं। किसका यूज करते हैं? ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। ईंधन के रूप में आप ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। तो ये तो गलत हो गया पहले ही। उसके बाद बचा आपका क्या बोलते हैं? पूछा है रिएक्टर रॉड के। अब देखो ईंधन के रूप में क्या पता है आपने? ईंधन के रूप में क्या यूज हुआ? यदि ईंधन के रूप में बात की जाए तो वहाँ पे आप क्या बोलेंगे? यूरेनियम बोलेंगे। लेकिन यहाँ बोला है कि जो आपकी कंट्रोलिंग रॉड होती है वो किसकी होती है? तो कंट्रोलिंग रॉड हमारी होती है किसकी? कैडमियम की होती है। कैडमियम होती है। पूछे अगर ईंधन के रूप में किसका यूज करते हो तो आप बताओगे यूरेनियम, प्लूटोनियम या फिर आपके थोरियम। ये सब चीज़ें हम किसमें यूज करेंगे? ये हम ईंधन के रूप में यूज करेंगे। किसमें? न्यूक्लियर पावर प्लांट में। लेकिन अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो पूछा है कंट्रोल रिएक्टर जो होता है, परमाणु रिएक्टर होता है, कंट्रोल रिएक्टर बोल दिए गलत है। परमाणु रिएक्टर जो होता है उसमें जो कंट्रोल रॉड होती है, मतलब कंट्रोल छड़ होती है, जो कंट्रोल रॉड होती है ये किसकी होती है? ये कैडमियम की होती है। ये किसकी होती है? कैडमियम की होती है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया है गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन कौन सा है? Which is non-conventional power energy source? Which is the non-conventional power generation पूछा है। गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन कौन सा है? पारंपरिक और गैर पारंपरिक में फर्क कितना है? पारंपरिक का मतलब ये होता है जैसे मान लीजिए कोई प्रथा है आपके यहाँ सदियों से चली आ रही परंपरा है, कहते हैं कि हम उस मंदिर में जाते हैं, हमारे पिताजी भी जाते थे। कोई पूछता क्यों जाते हो तो हमें ये नहीं पता क्यों जाते हैं, लेकिन हमारे दादा भी जाते थे, हमारे पिताजी जाते थे, हमारे पूर्वज भी जाते, इसलिए हम जानते हैं जाते हैं वहाँ पर। लेकिन क्यों जाते ये नहीं पता। वही प्रकार है जैसे आप यूज कर रहे हो पेट्रोल का यूज कर रहे हो या जो आपकी क्या बोलते हैं डीजल का यूज कर रहे हो, लकड़ी का यूज कर रहे हो, कोयले का यूज कर रहे हो, या अगर इनसे सबको इनको सबको अगर किसी फॉर्म में यूटिलाइज करके आप एनर्जी जनरेट कर रहे हो तो ये आपके क्या हुए? पूरे अगर देखा जाए तो ये आपकी परंपरागत एनर्जी सोर्स हुए। परंपरागत मतलब जिनको आप कई सदियों से देखते चले आ रहे हो। किसका? तो आपका पूछा गैर पारंपरिक। अब देखो हम पारंपरिक बता रहे हैं, आपको पारंपरिक बता रहे हैं। यहाँ पे बात की है गैर पारंपरिक की, तो गैर पारंपरिक में वो हो जाएंगे जिनका हम सदियों से यूज नहीं कर रहे हैं, जिनको हमने अभी अभी आविष्कृत किया, जिनकी जानकारी अभी हमें हाल फिलहाल 10, 15, 20, 25 सालों में हुई है। तो कौन कौन से हैं वो आपके होते हैं जैसे, और जो आपके जो क्या बोलते हैं, देखिए इधर टेबल बना देते हैं, आपका कहने का काम ही ना रह जाए। तो आपके एक होते हैं पारंपरिक, एक होते हैं आपके पारंपरिक, एक होते हैं गैर पारंपरिक, एक होते हैं आपके गैर पारंपरिक। गैर पारंपरिक में आपके होते हैं कौन से? सोलर हो गया। उसके बाद हो गया विंड बोले तो पवन ऊर्जा, विंड हो गया पवन। उसके बाद अगर देखे जाए टाइडल हो गया। ये सब किस में आते हैं? आपके गैर पारंपरिक पे आते हैं। अगर बात की जाए पारंपरिक की तो ये 3 फॉर्म में भी हो सकते हैं। ठोस में भी मिल सकता है आपको, द्रव के रूप में मिल सकते हैं, गैसियस फॉर्म में भी मिल सकते हैं। ठोस, द्रव, गैसियस तीनों फॉर्म में। द्रव के फॉर्म में जैसे आपका ये पेट्रोल डीजल हो गया, ये सब हो गया। ठोस के फॉर्म में जैसे आपका लकड़ी कोयला हो गया। तो यहाँ पूछा है गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन कौन सा है? अगर देखा जाए तो डीजल जब पावर जनरेशन, न्यूक्लियर पावर जनरेशन, विंड मिल पावर जनरेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। तो देखो हमने जो बताया आपका गैर पारंपरिक की जो टेबल बनवाई है आपकी गैर पारंपरिक की, तो गैर पारंपरिक की टेबल बनवाई है तो यहाँ पे क्या है? विंड है ना। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? विंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विंड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? विच इज द रिज्यूट ऑफ बायोमास? जैव द्रव्यमान का अवशेष क्या है? अवशेष जो आपका जैव द्रव्यमान का अवशेष क्या? अवशेष का मतलब होता है अपशिष्ट होता है, जो बचा हुआ होता है। तो पूछा है जैव द्रव्यमान का अवशेष क्या होता है? तो ये होता है एक प्रकार का स्लरी, एक प्रकार का घोल होता है, लिक्विड टाइप में होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? स्लरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्लरी। उसके बाद दिया अगला क्वेश्चन, विच इज द मेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बायोगैस? बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? बायोगैस का मुख्य घटक की बात की जाए तो हाइड्रोकार्बन होता है और मेथेन होता है। कौन? तो यहाँ पे क्या दिया है? हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मेथेन।
इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मिथेन। अब बात की जाए बायोगैस की, तो बायोगैस कैसे बनती है? जो आपके घर के अपशिष्ट होते हैं, जैसे आपका घर का कोई मटेरियल वेस्टेज मटेरियल है, अपशिष्ट मटेरियल है, उसको आप रिसाइकल करके यूज कर लेते हो। कैसे रिसाइकिल कर सकते हो? जैसे आपका गोबर हो गया, कूड़ा करकट हो गया, गोबर कूड़ा करकट, इनको जो है कन्वर्ट कर लो किसके? एनर्जी के फॉर्म में। कैसे कर लोगे? तो इसका जो है बायोगैस प्लांट होता है। अगर कोई ऐसा कोई क्वेश्चन आता है आगे चल के, तो हम वहाँ पे उसका भी चर्चा कर लेंगे। तो फिलहाल इसका राइट आंसर कौन सा है? मीथेन। उसके बाद फिर दिया है सौर पैनल में बिजली का उत्पादन कैसे किया जाता है? जो आपका सोलर पैनल होता है, जो आपका सौर ऊर्जा आपने देखा है किन्हीं किन्हीं की छत में लगा होगा सोलर पैनल, तो सोलर पैनल होता है, वो पूछा है कि सोलर पैनल में बिजली का उत्पादन कैसे किया जाता है? जो आपका सौर ऊर्जा होता है उसमें बिजली का उत्पादन कैसे होता है, किस फॉर्म में होता है, या कौन सा ऐसा प्रिंसिपल होता है? तो वहाँ पे होता है पीवी प्रिंसिपल। एक होता है पीवी प्रिंसिपल। पीवी प्रिंसिपल को हम बोलते हैं फोटोवोल्टाइक। पीवी प्रिंसिपल होता है पीवी प्रिंसिपल। अब बात की जाए फोटोवोल्टाइक सेल का सिंबल किस प्रकार होता है? तो सिंबल कुछ इस प्रकार होता है आपका, प्लस का होता है, इधर एक टर्मिनल होता है माइनस का, प्लस का माइनस का। आप एनोड कैथोड के नाम से भी पहचान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ इस प्रकार इसका सिंबल होता है, किसका? आपके पीवी सेल का, पीवी सेल का। ठीक है, ये तो रही सिंबल की बात की जाए पीवी प्रिंसिपल। ये पीवी प्रिंसिपल क्या कहता है? जब जो पीवी प्रिंसिपल क्या होता है, जब इस समय जब आपका सेल होता है, सेल किसका होता है? सिलिकॉन का होता है। जब सिलिकॉन सेल में आपको क्या आती है? धूप आती है, सनरेज आती है। क्या आती है? सनरेज, सनरेज आती है, सनरेज। ये आपका सन है, इसकी रेस किस पे आ रही है? आपके सिलिकॉन सेल पे आ रही है। सिलिकॉन सेल है आपका, सिलिकॉन सेल, सिलिकॉन सेल। तो क्या हो जाएगा? जब इस पे टकराएगी तो प्रकाश ऊर्जा का परिवर्तन वैद्युत ऊर्जा में हो जाता है। किसमें? वैद्युत ऊर्जा में हो जाता है। प्रकाश ऊर्जा का परिवर्तन किसमें हो जाता है? आपकी जो प्रकाश एनर्जी, जो सन एनर्जी है, सोलर एनर्जी, उसका कन्वर्जन किसमें हो जाता है? उसका कन्वर्जन हो जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हो जाता है। तो पीवी प्रिंसिपल यही हुआ। चलो देखते हैं, हमने ये बता दिया। उसके बाद देखते हैं व्हाई सनलाइट स्ट्राइकिंग ग्लास, व्हाई सनलाइट स्ट्राइक्स निकल प्लेट, व्हाई सनलाइट स्ट्राइक्स मैग्नीज, और उसके बाद दिया है मैग्नीज पर टकराती है। व्हाई सनलाइट स्ट्राइक ऑन द फोटोवोल्टाइक सेल। तो आपको बताया ना, जो पीवी सेल यही तो होता है, यही इसी तो बोलते हैं पीवी सेल। अब इस पर क्या हुई? सनलाइट टकराई। ये किसका बना होता है? सिलिकॉन का बना होता है, हमने बताया है। तो क्या हो जाएगा? प्रकाश ऊर्जा का परिवर्तन किसमें हो जाएगा? वैद्युत ऊर्जा में हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? व्हाई सनलाइट स्ट्राइक्स ऑन द फोटोवोल्टाइक सेल। उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया? स्टीम शक्ति संयंत्र में एयर प्री हीटर का क्या काम है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्री हीटर इन अ स्टीम पावर जनरेशन? तो जो आपका स्टीम पावर जनरेशन में क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एयर प्री हीटर? एयर प्री हीटर ये किसके पास लगा होता है? इकोनोमाइजर के पास लगा हुआ होता है। तो देखते हैं, हीट फीड वाटर, सप्लाई हॉट एयर इकोनोमाइजर, सप्लाई हॉट एयर टू सुपर हीटर, एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम फ्लू गैसेस एंड हीट इनपुट एयर। यही इसका राइट आंसर है। फ्लू गैसों से गर्मी निकालता है और आगत वायु, जो आने वाली वायु है, उसको गर्म करता है, उसके तापमान को इंक्रीज करता है। स्टीम शक्ति संयंत्र में एयर फीचर का कार्य क्या होता है? फ्लू गैसों से गर्मी को निकालना और आगत वायु को गर्म करना, इसका काम होता है। किसका? आपके एयर प्री हीटर का। चलते हैं आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु संयंत्र का मुख्य नुकसान क्या है? व्हाट इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट? व्हाट इज द मेन डिसएडवांटेज? इसका डिसएडवांटेज पूछा है। न्यूक्लियर पावर प्लांट, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, रनिंग कास्ट इज मोर, प्लांट रिक्वायर लार्ज स्पेस, इंस्टॉल्ड अवे फ्रॉम लोड सेंटर। ये दिया हुआ है। तो देखो, जो आपका परमाणु संयंत्र है, तो सबसे ज़्यादा क्या करता है? सबसे ज़्यादा पहली बात तो प्रदूषण भी फैलाता है। प्रदूषण के साथ साथ जो इसका कचरा होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पर कचरे का निपटान, सबसे ज़्यादा समस्या इसकी यही है। इसका जो कचरा है वो रिसाइकल करना थोड़ा सा दिक्कत वाला काम होता है, मतलब थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसका सबसे जो मतलब जो है बैड, क्या बोले, यही कह लीजिए कि बैड बोलिए, मतलब डिसएडवांटेज बोलिए, ड्रॉबैक बोल सकते हैं, बैड बोल रहे हैं, ड्रॉबैक। इसका सबसे जो बड़ा ड्रॉबैक है, क्या है? ड्रॉबैक। ड्रॉबैक क्या है इसका? हमें याद नहीं आ रहा था इंग्लिश में क्या बोलना चाहिए। तो इससे सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? या ड्रॉबैक समझिए, या डिसएडवांटेज यही है, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, इसका सबसे ज़्यादा दिक्कत वाला। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, स्टीम पावर प्लांट में इकोनोमाइजर का क्या कार्य है? जो आपका स्टीम पावर प्लांट होता है, इसमें इकोनोमाइजर का क्या काम है? अभी यही क्वेश्चन हमने 2 क्वेश्चन पहले किया है। देखो, अभी यही क्वेश्चन हमने किया है। देखो, पूछा स्टीम संयंत्र में एयर प्री हीटर का क्या कार्य है? तो यहाँ पे दिया है फ्लू गैसों से गर्मी निकालता है और आगत वायु को गर्म करता है। अब देखो, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करके दे दिया है, स्टीम पावर प्लांट में इकोनोमाइजर का क्या काम है। अभी वहाँ पे पूछा था एयर प्री हीटर का क्या काम है स्टीम पावर प्लांट में। देखो, यहाँ पे दिया है स्टीम पावर प्लांट में एयर प्री हीटर का क्या काम है। यहाँ पे पूछ लिया है आपसे
इकोनोमाइजर का क्या काम है। तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, जब भी क्वेश्चन आए तो वहाँ पे पहले क्लियरली पढ़ना कि पूछा क्या है। इकोनोमाइजर पूछा है इस बार, उस बार क्या पूछा था, एयर प्री हीटर पूछा था। दोनों पास में ही लगे होते हैं। चलो देखते हैं। कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम, हीट्स द एयर बाई फ्लू गैसेस, हीट्स द फीड वाटर बाई द फ्लू गैसेस। रासायनिक उपचार द्वारा दिए हुए पानी को शुद्ध करना, ये आपके दिए हुए हैं। तो अब देखो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, हीट द फीड वाटर बाई फ्लू गैसेस। गैसों द्वारा फीड वाटर को गर्म करने का काम करता है। फ्लू गैसों द्वारा फीड पानी जो आपका होता है उसको गर्म करने का काम कौन करता है, इकोनोमाइजर। हमेशा बोलते हैं दोनों क्वेश्चन मिलते जुलते हैं, तो इसका मतलब कंफ्यूज मत होना। स्टीम पावर प्लांट में इकोनोमाइजर का क्या काम है, हीट द फीड वाटर बाई द फ्लू गैसेस। फ्लू गैसेस द्वारा जो आपका फीड वाटर है, जो फीड वाटर है उसको किसके द्वारा, जो आपकी फ्लू गैसेस हैं, फ्लू गैसेस उसके द्वारा क्या करना, गर्म करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन का क्या फायदा है। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ नॉन कन्वेंशनल पावर जनरेशन। गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन का फायदा क्या है। देखो गैर पारंपरिक जो होते हैं, मतलब हम बताए थे, पारंपरिक का मतलब यही होता है जो आप सदियों से यूज करते आ रहे हो। गैर पारंपरिक का मतलब क्या होता है, जो आप खुद से आविष्कृत कर रहे हो, जैसे आपकी सनलाइट हो गई, सन एनर्जी हो गई, आपकी विंड एनर्जी हो गई, टाइडल एनर्जी हो गई, ये सब आपके गैर पारंपरिक हैं। कौन कौन से गैर पारंपरिक, कौन कौन से हैं गैर पारंपरिक। देखो गैर पारंपरिक की सबसे अच्छी फायदा क्या है, पहली चीज तो ये आपको जो है बार बार रिन्यू हो जाएंगे, मिलते रहेंगे। डेली सूरज आएगा, डेली वायु चलेगी, डेली आपको एनर्जी मिलेगी। बाकी अगर बात करोगे आपके जो पारंपरिक हैं, डीजल भी खत्म हो जाएगा, पेट्रोल भी खत्म हो जाएगा, लकड़ी भी खत्म होगा, कोयला भी खत्म होगा, ये सब खत्म होने वाली चीज़ें हैं। तो यहाँ पे पूछा है मोर रिलायबल, मोर इफिशियंट, लो इनिशियल कास्ट, रिड्यूस पॉल्यूशन। अगर देखा जाए तो सब कुछ सही है, लेकिन इसमें एक चीज़ ये गलत है, इफिशियंसी इनकी बहुत कम होती है। गैर पारंपरिक की इनकी इफिशियंसी क्या होती है, दक्षता कम होती है। किनकी तुलना में, जो बाकी आपके पारंपरिक होते हैं, दक्षता कम होती है। जितनी आपके एनर्जी सोर्सेस हैं, आप प्लांटेस हैं, उनकी तुलना में जो आपका सोलर प्लांट होता है, या आपके इसकी तुलना में अगर बात करोगे स्टीम प्लांट से या हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट से, तो उन सब की तुलना में इसकी दक्षता कम होती है, इसकी इफिशियंसी कम होती है। लेकिन इसमें दिया है अधिक दक्ष, तो ये गलत हो गया। उसके बाद दिया अधिक भरोसेमंद, ये भी गलत हो गया। क्यों भरोसेमंद, यदि धूप निकलेगी तभी तो आपको सोलर प्लांट एनर्जी दे पाएगा, यदि धूप ही नहीं निकली तो भरोसा कहाँ हो, भरोसा टूट गया ना। अगर आप जो है इसमें 5 मेगावाट का 3 मेगावाट का प्लांट लगा दिए, लेकिन वो तभी कारगर है जब धूप निकले, धूप नहीं निकली तो भी काम खत्म, आपके पैसे भी बेकार, और आप मतलब कि जनरेशन नहीं पाओगे। उस दिन तो नहीं पाओगे, जिस दिन धूप नहीं निकलेगी, बाकी दिन तो आप पाएंगे। तो ये मतलब भरोसा भी तोड़ दिया आपका, ये भी बेकार है। उसके बाद दिया है लो इनिशियल कास्ट। लो इनिशियल कास्ट की बात करें तो आपका जो सबसे ज़्यादा इनिशियल कास्ट स्टार्टिंग में लगती है, इन्हीं में लगती है। क्यों, आपका सोलर पैनल लगवाए जाएंगे तो जो स्टार्टिंग कास्ट होगी इसकी, जैसे आप 5 किलोवाट का पैनल लगवाए जाएंगे तो उसका लगभग 2 से 3 लाख रुपए लगेगा, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा रुपए लगेगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन अगर बात करोगे प्रदूषण की, प्रदूषण इनमें बिल्कुल नहीं होता। बताइए अगर किसी प्रकार से आपका जो विंड एनर्जी है, जो आपका विंड है या सोलर है, विंड है या सोलर है या पैनल है, इसमें किस प्रकार से कहीं आपको लगा हुआ धुआं हो रहा है या कोई मतलब वातावरण को प्रदूषित कर रहा है, प्रदूषण तो नहीं होता ना किसी प्रकार का। तो जो सबसे जो इफेक्टिव एरिया है कौन सा, कि इनमें पोल्यूशन नहीं होता, प्रदूषित नहीं करते किसको, हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे जो वातावरण हो उसको प्रदूषित नहीं करते हैं। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा। बाकी 3 में अगर पहले देखोगे, खुश होने के लिए अगर देखोगे, दक्षता शायद अधिक होती हो इनकी, शायद भरोसा अधिक होता हो, या हो सकता है कम प्रारंभिक लागत भी है, तो ये तीनों गलत है। प्रारंभिक लागत भी अधिक देनी पड़ती है, दक्षता भी इनकी कम होती है, और जो भरोसा भी, भरोसेमंद भी नहीं होते। यदि अगर वायु नहीं चली तो पवन ऊर्जा से आपको विद्युत ऊर्जा मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी, क्योंकि जो विंड एनर्जी है, विंड एनर्जी जो आपकी जो क्या बोलते हैं पवन विंड पावर प्लांट है, क्या वो किस पे डिपेंड है, किस पे डिपेंड है, वो डिपेंड है सिर्फ एयर पे, वायु पे डिपेंड है, पवन पे डिपेंड है। यदि अगर पवन नहीं चली तो आपका जो आउटपुट है, जो आपका जनरेशन है, वो नहीं मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं डिपेंड है, मतलब भरोसेमंद नहीं है, किसी और के भरोसे हैं, ये खुद दूसरे के भरोसे हैं, तो हम इनके भरोसे कैसे हो सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया बैटरी आधारित माइक्रो हाइडल पावर जनरेशन में चार्ज कंट्रोलर। जो बैटरी ऑपरेटेड है, बैटरी आधारित मतलब बैटरी बेस्ड है, माइक्रो हाइडल पावर जनरेशन में चार्ज कंट्रोलर का क्या काम है। तो जो आपका चार्ज कंट्रोलर होता है, आपने देखा होगा सोलर पैनल के साथ भी लगा होता है, जो बड़े बड़े आपके होते हैं ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड सिस्टम। खैर उसका बात यहाँ पे नहीं है, ये पूछा है तो चार्ज कंट्रोलर जो वहाँ लगे होते हैं या जो यहाँ लगाया गया है, इन सब का काम क्या है। तो चार्ज उसका एक तो नाम, पहली बात तो चार्ज है, दूसरा है कंट्रोलर, मतलब चार्ज को कंट्रोल करेगा। जो आपकी बैटरी होती हैं, बैटरी को अधिक चार्ज होने से भी रोकता है, बैटरी को अधिक चार्ज होने से रोकता है, बैटरी को अधिक चार्ज होने से रोकता है, बैटरी को अधिक चार्ज होने से रोकता है,
और बैटरी को अधिक डिस्चार्ज होने से भी रोकता है, अधिक डिस्चार्ज होने से भी रोकता है, मतलब बैटरी को सुरक्षा प्रदान करता है। चार्ज डिस्चार्ज होने से बैटरी को रोकता है, मतलब रेटेड होती है, उससे ना अधिक चार्ज हो ना उससे कम चार्ज, मतलब कंट्रोल करता है। देखते हैं आंसर में क्या दिया है। डिस्कनेक्ट द टर्बाइन फ्रॉम द बैटरी, प्रिवेंट द ओवर चार्जिंग ऑफ बैटरी, उसके बाद यह है कंट्रोल द ओवर स्पीड ऑफ द टर्बाइन, ये दिया हुआ है। तो इसका देखो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, प्रिवेंट द ओवर चार्जिंग। यहाँ पे ओवर चार्जिंग दिया है, अगर लेकिन साथ साथ ये भी करता है ओवर डिस्चार्जिंग, मतलब जो है आवश्यकता से अधिक डिस्चार्ज नहीं होने देता, ना आवश्यकता से अधिक चार्ज होने देता है। चार्ज कंट्रोलर इसीलिए इसको बोलते हैं, चार्ज कंट्रोलर, चार्ज कंट्रोलर। उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है ज्वारी शक्ति स्टेशन में बैराज का क्या उद्देश्य है। बैराज का मतलब होता है एक प्रकार का बांध। क्या होता है, बांध। बैराज का मतलब होता है बांध। देखो ये लोग क्या करते हैं, बैराज इंग्लिश में भी लिखे हैं, बैराज हिंदी में भी लिख देते हैं आपको कंफ्यूज होने के लिए। तो आप भी जब भी क्वेश्चन पढ़िए, अगर कोई ऐसा की पॉइंट मिलता है, कीवर्ड मिलता है जो आपको कंफ्यूजन हो, तो आप गूगल कर लीजिए, बुक का सहारा ले लीजिए, आपकी जो डिक्शनरी होती है, ट्रांसलेटर होते हैं, वहाँ पर ये सब चीज़ें देख के जाइए। देखो वहाँ पर क्या लिखा है, बैराज लिखा है, हिंदी में भी बैराज लिख दिया। बैराज का मतलब क्या होता है, बांध। ज्वारी शक्ति स्टेशन में बैराज का क्या उद्देश्य है, जो आपका बैराज होगा, ज्वारी शक्ति आपकी होती है कौन, आपका समुद्र में होता है ज्वार और भाटा। तो क्या होता है, वहाँ से अगर ज्वारी शक्ति जनरेट होती है, उसको यूटिलाइज करना है, तो क्या होगा, जो बांध होगा, पानी स्टोर करोगे, उसमें भी ना लगभग आपका मिलता जुलता होता है। किससे, जो आपकी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होते हैं, थोड़ा बहुत उससे मिलता जुलता इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत। अगर बात करोगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक की, तो वो तो परंपरागत में आ जाते हैं। ये आप किसको कहते हैं, जो है आपके गैर पारंपरिक हैं। ये गैर पारंपरिक है, वो पारंपरिक है। लेकिन अगर देखोगे वर्किंग का मतलब इनकी प्रिंसिपल देखोगे, वर्किंग प्रिंसिपल, तो थोड़ा बहुत मिलती जुलती है। किस प्रकार मिलती जुलती है, ये भी टरबाइन घुमाते हैं, ये भी अल्टरनेटर लगा हुआ होता है, इससे भी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। टाइडल एनर्जी हो गई आपकी। अब उसके बाद दिया है टाइडल एनर्जी का कंट्रोल द टाइडल वेव्स। बैराज क्या करता है, बैराज करता है। उसके बाद फिर दिया है समुद्र की ओर पानी को छोड़ता है, रिलीज वाटर टुवर्ड्स द सी, टैप द वाटर एट द इंटर ऑफ, टैप द वाटर इंट्रेंस, टैप द वाटर द इंट्रेंस लिखा है, इंट्रेंस ऑफ गल्फ, खाड़ी के प्रवेश द्वार पर पानी को नियंत्रित करता है। टैप द वाटर एट द इंट्रेंस ऑफ गल्फ, खाड़ी के प्रवेश द्वार को नियंत्रित करता है। कन्वर्ट पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी, कन्वर्ट पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी, ये किस में होता है, ये आपका जो बड़े बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट होते हैं, वहाँ पे आपकी जो पानी की पहली स्थिति, जो पानी को जनरेट, पानी को जो है डैम में, पानी को एक डैम में क्या करते हैं, एकत्र कर लेते हैं। जैसे आपका होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट होता है, वहाँ पे क्या करते हो आप, पानी को बड़े बड़े डैम में क्या कर लेते हो, स्टोर कर लेते हो। आप पानी की क्या हो गई, ये स्थिति ऊर्जा हो गई ना, पानी की स्थिति में है। लेकिन फिर इसको क्या कन्वर्ट करते हो, पानी को जो होती है अब इसे रिलीज करते हो किस पे, आप जो है सर्ज टैंक और पेन स्टॉक के माध्यम से किस पे, टरबाइन पे गिराते हो। तो मतलब यहाँ पे कौन कौन सी एनर्जी होती है हाइड्रो इलेक्ट्रिक में, पोटेंशियल एनर्जी भी होती है वाटर की, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक भी होती है। काइनेटिक मतलब गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है, लेकिन किस केस में होती है, हमने जो बताया आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होते हैं, वहाँ पर ये यूज होता है, यहाँ यूज नहीं होता। तो इसका राइट आंसर कौन सा है फिलहाल, यहाँ इसका राइट आंसर है टैप द वाटर एट द एंट्रेंस ऑफ गल्फ, खाड़ी के प्रवेश द्वार पर पानी को कंट्रोल करता है कौन, जो आपका बैराज है। उसके बाद फिर दिया है अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है विच कंपोनेंट इन स्टीम पावर प्लांट इज यूज्ड टू हीट द फीड वाटर फ्रॉम द फ्लू गैसेस। देखो अभी यही क्वेश्चन एक बार हमने पूरा किया हुआ है इससे पहले। विच कंपोनेंट इन स्टीम पावर प्लांट में कौन सा ऐसा कंपोनेंट है यूज हीट द फीड वाटर को जो हीट करता है फ्लू गैसेस की मदद से। स्टीम पावर प्लांट में किस घटक का उपयोग करके फ्लू गैस की मदद से जो आपका फीड वाटर है उसको हीट करते हैं, तो ये किस में होता है। तो देखो ये मतलब ये काम करने वाला कौन सा इक्विपमेंट है, तो ये काम करने वाला हमारा कौन सा है, उसे हम बोलते हैं इकोनोमाइजर। अभी यही क्वेश्चन हमने देखो पीछे किया है, ये क्वेश्चन पीछे किया है, अभी देखो पीछे किया है यही क्वेश्चन। इकोनोमाइजर क्या करता है, गैसों द्वारा फीड पानी को गर्म करता है। स्टीम पावर प्लांट में इकोनोमाइजर का काम क्या है, गैसों द्वारा फीड पानी को गर्म करता है। अब देखो वही क्वेश्चन फिर से कन्वर्ट करके दे दिया है दूसरे फॉर्म में। स्टीम पावर प्लांट में किस घटक का उपयोग फ्लू गैस से फीड पानी को गर्म करने में किया जाता है। कभी कंफ्यूज मत होना, ये दोनों मतलब क्वेश्चन एक ही है, थोड़ा सा पूछने का तरीका अलग अलग कर दिया है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इकोनोमाइजर इसका
राइट आंसर हो जाएगा। ये रहे आज के हमारे शानदार धुआंधार क्वेश्चन सीरीज। उम्मीद है, आशा है आपने मेहनत लगा के पढ़ा होगा और समझा भी होगा। यदि समझ में नहीं आया तो क्लास को रिवर्स करके देखिए, इसका नोट्स बनाइए, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। यदि इस चैनल से कुछ जानकारी मिल रही है, आपको कुछ लाभ पहुंच रहा है, तो उन सब बच्चों को भी बताओ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और उन बच्चों को बताओ जो इस सुविधा से वंचित है, ताकि उन सबका भी भला हो सके। चलते हैं, फिर मिलेंगे आपको नई क्लास में नई स्लाइड के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। आप लोग रिवीजन जरूर करिए, आप लोग रिवीजन करते रहिए, रिवीजन जरूर करिए। रिवीजन नहीं करेंगे तो चीज़ें आपके दिमाग से निकल जाएंगी। हमेशा रिवीजन बोलते हैं, रिवीजन करिए, रिवीजन नहीं करोगे तो फिर आप भूल जाओगे।